हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे आज एडिटोरिया के बुक से टेट सीरीज 5 का डिस्कशन किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 से टोटल 24 टेट सीरीज का डिस्कशन कर चुके हैं। वॉल्यूम 2 से भी हम लोग 8 टेट सीरीज तक का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो पहले का वीडियो नहीं जाके देखे हैं वो देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हमारे चैनल पे डेली एक बिहार एसएससी के रिलेटेड एक वीडियो डाला जाता है और हर एक वीडियो के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है जो आप लोग को आगे वाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, और हम लोग देख रहे हैं कि बिहार एसएससी का एग्जाम जो है आपका हर एक हाल में फरवरी लास्ट या मार्च तक हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अभी एडिट और फॉर्म डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन दिया है, तो आप लोग देख लीजिए, जिसका नहीं हुआ पहले से जाके अपलोड करिए। और हम लोग अभी आप लोग को बार बार हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि बिहार एसएससी के रिलेटेड तो वीडियो आ ही रहा है मेरे चैनल पे। आरआरबी एलपी का जो एग्जाम आया है उसका भी जल्द ही प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आप लोग कमेंट करिए कि कौन से बुक से आप लोग उसका प्रैक्टिस सेट देना चाहेंगे। उसका वीडियो बनाया जाएगा डेली एक टेस्ट सीरीज का और फुल वीडियो बनाया जाएगा। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हर एक वीडियो के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग आज टेस्ट सीरीज 5 का डिस्कशन करते हैं जो एडिटोरिया के बुक से है। तो चलिए, आज का हमला पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व सतत परिवहन दिवस जो है, संयुक्त राष्ट्र विश्व सतत परिवहन दिवस, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये विश्व सतत परिवहन लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। ऑपरेशन उपलब्ध ये किससे संबंधित है, तो ये आरपीएफ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये आरपीएफ जानते हैं क्या, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये रेल ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये रेलवे टिकट के कालाबाजारी करने वाले गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आरपीएफ के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 53, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे, कौन से अभिनेत्री या अभिनेता को सम्मानित किया गया, तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये जो फिल्म फेयर पुरस्कार कब से, फिल्म फेयर पुरस्कार से इन्हें 1967 में सम्मानित किया गया था। और दादे साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले बार किसे मिला था, तो देविका रानी को मिला था। और देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो देविका रानी को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था ये 1969 में मिला था। अच्छा, विनोद खन्ना को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो 2017 में मिला था। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 2018 में मिला था। अच्छा, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो रजनीकांत को 2019 में मिला था। और आशा परीख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला है, तो 2000 में मिला है। और 2021 में किसे मिला है, तो वहीदा रहमान को मिला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उसे 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और ये जो इनको 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये 2004 में इन्हें 2004 में विश्व एम.एस. स्वामीनाथन को 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के भी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
अच्छा, ये इसमें 2023 के सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो पहले स्थान पे सिंगापुर था। कौन सा देश था? तो सिंगापुर था। अच्छा, भारत का इसमें कौन सा स्थान था? तो 2023 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था, इसमें भारत का स्थान जो था ये 38वां था, और 30वां नंबर भारत का इसमें स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो गज उत्सव का आयोजन जो किया गया, किसमें किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो ये कब किया गया था? तो ये 2023 में 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया था। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये पहले प्लेटफॉर्म के बुक से ये कई बार आ चुका होगा, इसको वहां पे भी बताए होंगे। तो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग से बार बार बोले हैं कि पहले का वीडियो जाके देखिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। अच्छा, ये 6 व्यक्ति कौन कौन से 6 व्यक्ति हैं? तो श्री बालकृष्ण दोषी, श्री जाकिर हुसैन, MS कृष्णा, श्री दिलीप महानलोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। इन्हें 6 आदमी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, और 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2022 में इसका आयोजन जो है वो चीन में हुआ था। 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 2000 चीन में हुआ था। से ब्रिक्स का जो ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है वो 2009 में हुआ था। अच्छा, आप लोग कमेंट करिए कि जो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता हैं। तो संतोष ट्रॉफी 2023 के उप विजेता कौन है? तो इसका उप विजेता मेघालय है। और ये जो 76वां ये कौन सा, ये जो 2023 में मनाया गया था, ये कौन सा मनाया गया था संतोष ट्रॉफी? तो 76वां संतोष ट्रॉफी जो है आयोजन कहाँ हुआ था? भारत तथा सऊदी अरब में हुआ था। और इसके विजेता कौन रहा था? तो इसके विजेता कर्नाटक रहा था। और उप विजेता कौन रहा था? तो उप विजेता मेघालय रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस IIT द्वारा आब प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली IIT दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये क्या जो आप जो ऐप है आब प्रहरी ऐप, ये शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्याओं से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था। जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द इंडियन मेट्रो पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इंडियन मेट्रो पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं फिरोज गांधी है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, और द इंडियन मेट्रो पॉलिसी पुस्तक के लेखक फिरोज वरुण गांधी हैं। अच्छा, विक्टोरी सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रशीद हैं। क्रॉस कोड के लेखक कौन है? तो जयदीप मुखर्जी हैं। अच्छा, माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो के शैलाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कोली नेतृत्व का संबंधन किस राज्य से है? तो कोली जो है ये लोक नृत्य का जो संबंध है ये महाराष्ट्र राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, छऊ जो कहाँ का लोक नृत्य है? तो झारखंड का है। अच्छा, ढाली कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। जात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। पनिहारी कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है।
अच्छा, खौवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो नागालैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है ये जनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था तो 1946 में हुआ था। अच्छा, इसके साथ साथ और कुछ जो संगठन है उसका हम लोग मुख्यालय देख लेते हैं, कहाँ पे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो कौगा जो है ये परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 2000 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नौरौरा जो परमाणु गृह है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। काकरापाड़ा विद्युत परमाणु गृह की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। कुंडन कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चेकमेट बिस्वा तथा गॉम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये कौन से खेल से है? तो शतरंज से है, ऑप्शन नंबर बी। ह्यू जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। चेजर किस खेल से संबंधित है? तो खो खो से है। स्विंग किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत में जो राजकोषीय नीति है का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति अगर यही पूछता तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अच्छा, वित्त आयोग जो है ये केंद्र और राज्यों के मध्य क्या करता है? तो राजस्व तथा वित्तीय संसाधन का बंटवारा करता है। और योजना आयोग का कार्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कब कर दिया गया है? कब से किया गया है? योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बजट एक लेख पत्र है। तो बजट जो है ये किसका लेख पत्र है? तो सरकार के राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो सरकारी बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। और बजट जो है ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों का क्या रहता है? तो विवरण रहता है। और ये कब से कब तक का रहता है ये भी पूछा जाता है। तो ये कब से कब तक रहता है? तो 1 अप्रैल, उस वर्ष के 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, कूट की सही मिलान करना है। अच्छे, ओपन जनरल लाइसेंस जो है ये ओपन जनरल लाइसेंस ये क्या है? तो विदेशी व्यापार है, तो 1 का क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, ट्राइसेम क्या है? तो ट्राइसेम जो है ये रोजगार है। अच्छा, थोक मुल्क सूचकांक, ये थोक मुल्क सूचकांक किससे संबंधित है? तो ये मुद्रास्फीति से संबंधित है। अच्छा, नकदी रिजर्व अनुपात किससे संबंधित है? तो ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 का 2 और 2 का ए, 3 का, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो ये आप लोग बहुत बार जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे शुरू से, ये बहुत बार आया होगा और इसके बारे में हर एक वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताए होंगे। इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो भारत में जो है पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। अच्छा, पहली जो पंचवर्षीय योजना था इसका कार्यकाल क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये 1951 से लेकर 1956 तक था।
और इसमें जो था, इसका जो मॉडल था किस पे आधारित था, तो इसका जो मॉडल है ये मुख्य इसमें प्राथमिकता किसको दिया गया था, तो कृषि एवं सिंचाई को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। गरीबी हटाओ ये कब लाया गया था, तो गरीबी हटाओ हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो 1966 से 67 में हुआ था। अच्छा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। अच्छा, गरीबी हटाओ जो है इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और ये कब दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। और 1971 में ये कौन से, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अच्छा, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल कब से था, तो 1974 से लेकर 1978 तक था। तो चलिए इसको हम लोग कालानुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले हरित क्रांति, इसके बाद गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, इसके बाद क्या हुआ था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसके बाद क्या होता है, तो गरीबी हटाओ। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसकी पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है, तो किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, तो औद्योगिक प्रबंधन का जो संबंध है पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी युग नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी किसने की थी, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें इसमें ये उपयुक्त जो टिप्पणी किया गया था लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने किया था। और इस टिप्पणी के संबंध में 1857 के क्रांति के असफल होने के योग्य नेतृत्व का अभाव था। और यह सच है कि इस विद्रोह में क्या था, शामिल होने के लिए अनेक क्षेत्रीय नेताओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी बहुत अच्छा कार्य किए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ था, इसमें जो राष्ट्रीय नेता एवं भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में न्यायिक सेवा का जो जनक है ये वेरिन हेस्टिंग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जब भारत में वेरिन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है, उन्होंने प्रत्येक जिला में सर्वप्रथम एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 ईस्वी में, तथा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था, तो पीर अली के नेतृत्व में किसने विद्रोह को दबाया था, तो कमिश्नर टेलर ने दबाया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 3 जुलाई जो 1857 को पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे, ये पीर अली जो थे ये क्या थे, एक पुस्तक विक्रेता थे। और ये एक पुस्तक विक्रेता थे और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। इस विद्रोह को दबाने में जो थे अफीम व्यापारियों का एजेंट जो था लाइल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को क्या किया था, तो सफलतापूर्वक दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो गया में हुआ, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये भारत ये कौन सा ये अधिवेशन था, तो 27वां अधिवेशन था। ये कब हुआ था, तो ये 1922 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये गया में हुआ था।
इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहित सहायता का चयन कीजिए। अच्छा, ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है ये 1921 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड है ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इसको आप लोग कालानुक्रम में सजाइएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था इसमें? प्रथम विश्व युद्ध आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। फिर क्या आएगा? फिर 2 नंबर आएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। फिर कौन सा आएगा? तो ये मोपला विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्या हुआ था? चौरी चौरी कांड हुआ था। यही आपको जिसमें आएगा 4 2 1 3, वहीं आपका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 4 2 1 3 किसमें है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, फरवरी 2022 में भागलपुर में झंडा कांड हुआ था, जिसमें भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनियों के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया था, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुक्रम कौन सा है? तो अकबर का जो ये कार्य जो किया गया है सभी अकबर के द्वारा किया गया है, इसको कालानुक्रम में हम लोग को व्यवस्थित करना है। तो अकबर के द्वारा जो है ये तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो ये कब किया गया था? तो तीर्थ कर यात्रा कर की जो समाप्ति है ये 1563 ईस्वी में किया गया था। दास प्रथा का अंत, जजिया कर की समाप्ति और अच्छा तीर्थ यात्रा, इसमें एक को कर लेते हैं, फिर इसको जो सही कालानुक्रम आएगा उसमें हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में किया गया था। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो दास प्रथा का अंत जो है ये 1562 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, जजिया कर की समाप्ति कब की गई थी? तो जजिया कर की जो समाप्ति है ये 1564 में किया गया था। और दहसला प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? तो दहसला प्रणाली की जो शुरुआत है ये 1582 में किया गया था। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले इसमें हुआ था तो दास प्रथा। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दास प्रथा पहले किसमें दिया हुआ? तो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद आ जाएगा आपका तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फिर जजिया कर, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। दारा शिकोह किस सूफी संत किस सूफी मत से प्रभावित था? तो दारा शिकोह जो था ये कादरी संप्रदाय से प्रभावित था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कादरी सिलसिले के प्रमुख जो संत से मुल्ला इनके आध्यात्मिक क्या थे? गुरु थे। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सीर ए अकबर नाम से कराया था। ये किस नाम से कराया था? तो सीर ए अकबर के नाम से कराया था। सीर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर तीन भागों में विभाजित था? तो कौन सा विभाजित था? तो धौलावीर विभाजित था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, धौलावीर जो नगर है ये 3 भागों में विभाजित था, दुर्भाग, मध्य भाग और निचला भाग। अच्छा, धौलावीर की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो धौलावीर की जो खोज है ये जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो धौलावीर की जो खोज है ये 1967 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। किस बौद्ध संगति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिका में विभाजित हो गया था? तो कब हुआ था? तो द्वितीय संगति के दौरान हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, द्वितीय संगति का जो आयोजन है ये इसका किसके काल ये कब हुआ था? तो कालाशोक के समय में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 383
ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो साबाकामी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये किससे था? तो गुप्तचर व्यवस्था से था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मौर्य कालीन जो है ये प्रशासन में संस्था और संचार का जो संबंध था वो गुप्तचर व्यवस्था से था। संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रहकर एवं संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमकर अपना कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मेगास्थिनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्गों में शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? तो क्षेत्रीय शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मेगानेस्थनीज का जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? ये भी बहुत बार पूछा गया, ये आप लोग को सेट में भी आया होगा। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, जिसमें मौर्यकालीन शासन के बारे में दिया हुआ है। और इसमें यह बताया था कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैन्य, निरीक्षण और सभा सद शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम द्वीप स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारतीय द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के रामेश्वर द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है और ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है और भारत के मुख्य भूमि से श्रीलंका तक विस्तृत जो राम सेतु श्रृंखला है का ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में कौन सा पतन और लौह अयस्क निर्यात करने वाला प्रमुख पतन है? तो ये कौन सा है? तो ममरा गावो है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का जो ममरा गावो पतन है ये लौह अयस्क निर्यात करने का प्रथम पतन है और ये कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। और यह पतन जो है ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है जो ये 22,658 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, और ये कब तक ये मेडागास्कर था, ये कब तक ये फ्रांस के उपनिवेश में था? तो 26 जून 1960 तक ये किसके उपनिवेश में था? तो फ्रांस के उपनिवेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो ये चपाकार डेल्टा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये जो है ये चपाकार जो डेल्टा है ये कौन से? तो त्रिभुज के आकार का है और इसमें भूटान, तिब्बत और नेपाल की नदियों उत्तर से बहती है और ये जो डेल्टा का जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है और जिसे हम लोग क्या जानते हैं? ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है, तो स्थानीय पवन कौन सी है? तो फर्न है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अल्पास पर्वत के जो उत्तरी ढाल के सहारे जो फर्न जो है ये स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है, जो कि ये कैसी पवन है? तो ये जो फर्न है ये कैसी पवन है? तो गर्म और शुष्क है। कैसी है? गर्म एवं शुष्क पवन है। और इसका तापमान कितना से कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो भूकंप का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है ये कहाँ होता है? तो अधिक केंद्र में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भूकंप का जो उद्गम केंद्र है ये पृथ्वी के अंदर स्थित वह बिंदु है जहां से भूकंप क्या होता है? तो विक्षेपित शुरू होता है। अभिकेंद्र जो है पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु है। विश्व का सबसे बड़ा जो भूकंप बेल्ट है
ये प्रशांत भूकंपीय बेल्ट है, जिसे ये प्रशांत का जो भूकंप बेल्टीय जो क्षेत्र है इसको रिंग ऑफ फायर के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, 40 नंबर क्वेश्चन है, निहारिका क्या है? तो निहारिका एक तप्त गैसों का बादल है, ऑप्शन नंबर ए। निहारिका एक तप्त गैसों का बादल है जिसमें क्या क्या रहता है? तो धूल का रहता है, हाइड्रोजन गैस रहता है, हीलियम गैस रहता है एवं अन्य गैसों की जो आयोनाइड जो है ये प्लाज्मा गैस उपस्थित होता है। और इसकी उत्पत्ति जो है ये दो कारणों से होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और किसी तारे या विस्फोटक के बने सुपरनोवा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य है और किस राज्य में स्थित है? इसको बारे में दिया हुआ है। तो नाफादाम ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और लामजावा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। तो आप लोग मिलान कर लीजिए, 1 का 2, 2 का 4, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो अच्छा, संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो संविधान की सर्वोच्चता, ये सही है। संघीय सरकार की क्या है? ये बात सही है। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यही सही है। आपातकालीन प्रावधान, तो ये संघीय विशेषता नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपातकालीन जो प्रावधान है ये संघीय नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो एकात्मक सरकार की विशेषता है। जबकि संविधान की जो सर्वोच्चता है, लिखित संविधान या 2 से अधिक स्तरों वाली जो सरकार है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका और संघीय सरकार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अच्छा, अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संरक्षण का संबंध है। और 23 अनुच्छेद 23 जो है ये मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये किससे सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से सौंपा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 315 के ये 4 में दिया गया है कि राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का संघ लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सबसे बड़ा सत्य क्या है? कि इसका मूल उद्देश्य जो है ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये असत्य है। तो सत्य क्या है? तो संविधान के जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, एकदम ये सही है। अच्छा, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई है, ये भी सही है। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। और कौन सा सही? इसका मूल उद्देश्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं? तो कितने सदस्य आते हैं? तो 8 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। अच्छा, जो राज्यसभा के संबंध में अनुच्छेद 21(1) में उपबंध किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है इसमें 250 हो सकती है। इसमें वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से
जो 225 सदस्य हैं, ये 225 सदस्य हैं, ये राज्यों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से कितना आते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों से 8 आते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा कितने को चुना जाता है? तो 12 को चुना जाता है। जो किस क्षेत्र में इनको मनोनीत किया जाता है? तो कला, साहित्य, सामाजिक क्षेत्रों के 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जातियों के लिए कितना आरक्षित है? तो 6 आरक्षित है। अच्छा, बिहार में जो लोकसभा के टोटल कितना सीट है? तो बिहार में लोकसभा के लिए टोटल 40 सीट है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटों को आवंटित किया गया है। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितने सीटों का आरक्षण किया गया था? अनुच्छेद 131 का किया गया है। 131 सीट है। ये किसके लिए किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए किया गया है। अगर इसमें स्पेशली पूछे कि अनुसूचित जाति के लिए कितना किया गया है, तो ये जो टोटल लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 किया गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे तो 47 किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक होती है? तो कितना दिनों का होता है? तो 14 दिनों का, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत राष्ट्रपति पर जो है ये महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाला क्या है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसका वर्णन कितना नंबर अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो वर्णन है, ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इस प्रस्ताव की जो सूचना है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। 1989 से पहले जो भारतीय निर्वाचन आयोग था ये एक सदस्यीय था, इसमें एक आदमी होता है, लेकिन 1989 में इसमें एक आदमी के साथ 2 आदमी और इसके सहायता के लिए चुन दिया गया। तो अब टोटल कितने सदस्य हैं? तो अब टोटल 3 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, संविधान के जो 7वीं अनुसूची 7 के तहत वर्णित विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, अभीष्ट जो विषय है ये संघ को प्रदान किए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? तो 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आवर्धन जो होता है ये प्रतिबिंब की लंबाई बाई वस्तु की ऊंचाई होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो ये रियर व्यू जो मिरर है, इसकी ऊंचाई क्या होती है? वस्तु की ऊंचाई से कम होती है। अच्छा, इसका जो आवर्धन होगा क्या होगा? 1 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। जब हम अपने बिजली बिल का उपयोग करते हैं तो हम इसके लिए भुगतान करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या भुगतान करते हैं? तो उपयोग हुए ऊर्जा का हम लोग भुगतान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बिजली की जो बिल की इकाई होती है, इसकी इकाई क्या होती है? तो किलोवाट आवर जो एक क्या है? ऊर्जा की इकाई है, और इसीलिए हम अपने द्वारा जो खपत करते हैं बिजली, उसकी राशि का हम लोग भुगतान ऊर्जा का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए परिपथ में जोड़ा जाता है। तो प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? तो प्रतिरोध को हम लोग श्रृंखला कलम में जोड़ेंगे या समानांतर कलम में? तो श्रृंखला कलम में जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हम लोग श्रृंखला कलम में जानते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता है। लेकिन अगर जब हम लोग समानांतर क्रम में या जब पैरेलल में निकालेंगे तो 1 R इक्विवेलेंट जो निकलता है ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
R3 आप लोग को मालूम है ये ऐसे निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तन काल होगा, तो इसका आवर्तन काल क्या होगा, तो कम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों, हम लोग जानते हैं कि जो आवर्तन काल किस पर निर्भर करता है, तो इसका टी इज इक्वल टू कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल बाई जी होता है। और जब एल जब ये खड़ा हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो इसका क्या होगा, जो आवर्तन काल होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये खड़ा होने से इसका क्या होगा, जो गुरुत्वीय केंद्र होगा ऊपर उठ जाएगा, जिससे जिस बिंदु से दूरी कम हो जाएगी से इसका दोलन काल क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है, तो जो रॉकेट है ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो रॉकेट है ये बहुत तेजी से वेग गैसों को क्या करता है, बाहर निकालता है, जो संवेग संरक्षण सिद्धांत के कारण रॉकेट आगे की ओर धकेलता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। और न्यूटन का तृतीय नियम क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उस पर उतना ही बल लगाती है, इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होगी, तो शक्ति क्या होगी, तो 1 वाट होगी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, शक्ति निकालने के लिए P इज इक्वल टू, शक्ति निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो कार्य बाई समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। एक खर्च होता है, तो एक खर्च कितना होता है, तो प्रति सेकंड 60 कंपन जो होता है एक खर्च होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एंटीबायोटिक कौन कौन सा है, तो पेनिसिलिन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मायोग्लोबिन है एक क्या है, एक हीम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए इंटरसर्कुलर भंडार स्थल के रूप में कार्य करता है, और इसमें क्या रहता है, तो इसमें लोहा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए, तो उत्पाद क्या है, तो हिरण है, इसमें हम लोग को सही सुमेलित को चुनना है, तो ये क्या है, गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तेंदुआ है, ये भी गलत है। गौण उपभोक्ता घास है, ये भी गलत है। अपघट्य क्या है, बैक्टीरिया, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है मनुष्य का, तो यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें हम लोग देखते हैं जो एफ्लाटॉक्सिन है कुछ कवक जैसे स्पर्जिलिस तथा पेनिसिलिन आदि द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता है, जिसका प्रभाव है मानव के यकृत पर पड़ता है। अच्छा, यकृत है ये मानव शरीर की क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका भार कितना होता है, तो इसका भार जो होता है ये 1500 ग्राम तक होता है, लगभग 1.5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। शुष्क स्थलों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो शुष्क स्थलों में उगने वाले पौधों को हम लोग जीरो फाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हेलोफाइट किसे कहते हैं,
तो जो नमक युक्त स्थलों पर उगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, तो जो जलीय पौधे होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। और सेक्लुलेंट किसे कहते हैं, तो पौधे का जो मोटा भाग होता है जिसमें पानी जमा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेक्युलेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। टाइफाइड तथा कलरा उदाहरण है, तो टाइफाइड और कलरा किसके उदाहरण है, तो जलजन्य रोग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो टाइफाइड और कलरा है ये जल रोग है जो सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषित जल के पीने से टाइफाइड तथा क्लोरीन के से दूषित जंतु एवं भोज्य पदार्थों से कलरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। मानव आंख किस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश से सबसे सहूलियत अनुभव करता है, तो कितना से करता है, तो 5500 एम्पियर से करता है, ऑप्शन नंबर 55 एंगस्ट्रॉम से करता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मानव आंख जो है ये पीला हरित रंग जो है ये प्रकाश सबसे आराम से देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है, तो सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है, तो क्लोरोप्लास्ट बदलता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा है एटीपी में बदलता है। और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका है जिसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल नामक वर्ण पत्तों के हरे भागों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो किस में मिली होती है, तो थायरॉक्सिन में मिली होती है, ऑप्शन नंबर ए। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है और इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। टेक्सोस्टेरोन जो है ये वृक्क से एवं संतुलन प्रक्रिया से स्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, तो पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पौधों में पानी पहुंचाने का काम किसका है, तो जाइलम का है। और फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम जो है ये बने हुए खाना को क्या कहते हैं, सभी भागों में पहुंचाती है। और जाइलम और फ्लोएम है पौधों के क्या है, तो दोनों जो है ये प्रमुख संवहन है। जाइलम के द्वारा जल एवं लवणों का तथा फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, बने हुए भोजन का पदार्थ के सभी भागों में संवहन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से सबसे मीठा कौन है, तो सबसे मीठा चीनी कौन सा है, तो सबसे मीठा चीनी जो है ये फ्रुक्टोज है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो सुक्रोज है ये सामान्य चीनी के तुलना में 1.7 गुना क्या रहता है, सुक्रोज जो है ये सामान्य चीनी के तुलना में 1.7 गुना मीठा होता है। जबकि ग्लूकोज कितना होता है, तो ग्लूकोज है ये सामान्य चीनी के तुलना में 0.74 मीठा होता है। मल्टोज कितना होता है, तो ये 0.45 गुना मीठा होता है। अच्छा, ये कितना होता है आपका, और फ्रुक्टोज जो होता है ये सबसे मीठा होता है जो 1.7 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शून्य द्रव्यमान किसका होता है, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये क्या होता है, तो शून्य होता है। अच्छा, आंशिक आवेश किस पे होता है, तो आंशिक आवेश जो होता है ये क्वार्क पे होता है, ऑप्शन नंबर 3। आंशिक परचक्रण ये किस में होता है, तो ये पॉजिट्रॉन में होता है। और पूर्ण चक्रण किस में होता है, तो फेनॉन में होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 के 3, 1 3 का 1, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो निर्वात में जो है ये ध्वनि की गति 0 होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से
कौन सा मूल तत्व है? तो मूल तत्व इनमें से कौन सा है? तो हीरा जो है ये मूल तत्व है, ऑप्शन नंबर बी। हीरा का जो है रासायनिक रूप में कार्बन का शुद्धतम रूप है, अतः यह क्या है? मूल तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, ये विस्फोटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो सूक्ष्म जीवों, कीटनाशकों आदि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है ये फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, फायर अलार्म में फोटो सेल का उपयोग किया जाता है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी कहते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांसों की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी। पोटेशियम डाइक्लोरेटिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस द्वारा फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइमैग्नेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस जो किट में क्या रहता है? तो सक्षम वाहन चालक का श्वसन परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये 75 नंबर क्वेश्चन है, जो आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। बादल तथा वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो बादल तथा वायुमंडल किसके कारण तैरते हैं? तो ये क्षमता के कारण तैरते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बादल और वायुमंडल जो है आकाश में क्षमता के कारण तैरते हैं। बादल तथा वायुमंडल भाग के छोटे कणों से बने होते हैं, और इसका वेग कम होने के कारण वायु दिशा में बह जाते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है? तैरता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए, 75 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट करिए कि आरआरबी का जो एग्जाम, आरआरबी के लिए आप किस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका भी क्वेश्चन सेट जरूर कराया जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।